मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस सत्र में मैं हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के प्रसिद्ध निबंध गपशप के कतिपय अंशों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। उनके द्वारा लिखे गए निबंध को आद्योपांत पढ़ने के बाद मैं उनमें उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। निबंध गपशप इस प्रकार है। डायरी तो मैं लिखता नहीं और न हिसाब किताब रखने की आदत है, लेकिन आज सोते समय जब पूरे दिन की उपलब्धियों पर विचार करने लगा तो शून्य भी हाथ न आया, वह भी ऊपर ही रहा। बड़ी झल्लाहट हो रही है। सारा दिन बेकार गया, कुछ तो इधर उधर घूमने में और कुछ इधर उधर की गपशप में। क्या लाभ हुआ इस व्यर्थ की बातों से? गोष्ठी के साथी भी खूब हैं, न कोई निश्चित विषय और न किसी बात पर अच्छी तरह जम के विचार। जैसे केले के पात पात में पात, वैसे बात बात में बात। एक है बा गप्पे हाँकने में आला, कभी सभी बातें इस प्रकार कहता है जैसे वह उन सब का नायक हो। प्रेम की कहानियाँ, रोमांस की घटनाएं, शिकार के दृश्य, सब कुछ इस तरह से बयान करता है जैसे वह डॉन क्विक्सोट हो। कहने से तो ऐसा मालूम होता है जैसे संसार की सारी लड़कियां उसी पर मरती हैं। वाहियात 10% सच्चाई पर 90% झूठ का मुनाफा रखकर बातें करता है। दूसरा है पा, उसकी दूसरी सनक। गोया दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे वह न जानता हो। बड़े बड़े डॉक्टरों से उनका परिचय, पुलिस के अधिकारियों से उसका संबंध, मंत्रियों और नेताओं तक उसकी पहुंच। गरज कि वह साधारण लोगों पर यदि कभी कृपा करने आता है, केवल हम ही लोगों पर। तीसरे साहब हैं माँ। जब मिलिए वही अध्यापकी जीवन की बातें रटेंगे। फलां को मैंने ऐसा जवाब दिया, फलां को ऐसे लथेड़ा, आज क्लास में ऐसा पढ़ाया। मतलब दुनिया भर उनके लिए पाठशाला है और सभी लोग उनके विद्यार्थी। क्यों किसी का समय मैं लूं? लेकिन इस तरह की बातें हुई। लौटा तो मन इतना भारी था कि कभी ऐसी गोष्ठी में भाग न लेने की प्रतिज्ञा की। लेकिन इस समय जब ठंडे दिल से सोच रहा हूं तो लगता है कि वह सब बिल्कुल बेकार ही नहीं था। बेकार बातों से ही किसी का चरित्र खुलता है। इतने लोगों के बारे में मैंने जो राय बनाई वह क्या किसी संतुलित बात पर विवाद करने से हो सकती थी? आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार की बातों में ही खुलता है। नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उसका बनावटी या ऊपरी रूप दिखलाई पड़ता है। भाषण से उसकी बुद्धि और वक्तृता शक्ति का पता चलता है। असली आदमी कहीं भीतर ढका रहता है। हृदय का धड़कता हुआ पंछी किसी भीतरी पिंजरे में होता है। काम की बातों से काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। आदमी का पता तो बेकाम की बातों से चलता है। आदमी की असली और छिपी मनोवृत्तियां तो तभी खुलती हैं। बात, निरर्थक शब्द भी बेकार नहीं होते। व्याकरण केवल सार्थक शब्दों के बच्चे खिलाते रहें, लेकिन क्या आदमी निरर्थक शब्दों का प्रयोग छोड़ सकता है? सुनते हैं, शब्द और अर्थ विवाहित ही पैदा हुए हैं और आजीवन दो रहते हुए भी एक रहने का व्रत लेते हैं, परंतु उनमें भी कुछ तलाक देने वाले होते ही हैं और उनका असली भेद उसी दिन खुलता है जब दोनों एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाते हैं।
सार्थक शब्द तो सामाजिक परंपरा के नपे तुले ढांचे हैं। उनमें तो जो बातें आती हैं वह टाइप होकर निरर्थक शब्दों से ही उसकी मौलिकता और वास्तविकता का पता चलता है। क्या कभी आपने अतीव विस्मृतावस्था में आत्मविभोर दो प्रेमियों की बात सुनी है? सुनी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि है कि बात तो आप शायद तटस्थ भाव से न परख पाएं, हो सकता है छिपाएं भी। क्या उस भावावेश में कोई वाक्य या शब्द ठीक ठिकाने से सार्थक निकलता है? उस समय हृदय बोलता है और हृदय की भाषा प्रायः निरर्थक होती है। सार्थक भाषा तो बुद्धि की होती है। ध्यान कहीं और होता है अथवा नहीं होता है। इंद्रियां सुप्त, शरीर जड़, शब्द मशीन से निकलते हैं। शब्द इसलिए निकलते हैं कि उन्हें पहले से मनुष्य बोलता जा रहा है। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर कुछ होता है, उत्तर का उत्तर दिया जाता है और प्रश्न का प्रश्न। जैसे शब्दों की अपार वस्त्र राशि में से कोई कुछ पहन ले, कोई कुछ कमीज की जगह पायजामा और पायजामे की जगह कुर्ता। काम के लिए पत्र तो सब लिखते हैं, दफ्तरी चिट्ठियां रोज लिखी जा रही हैं, लेकिन काम का पत्र लिखने से शायद ही किसी को तृप्ति होती है। कुछ पत्र आदमी यूं ही लिखना चाहता है अथवा लिख जाता है, जिसका न कोई उद्देश्य होता है न अभिप्राय और प्रयोजन ही। ऐसे निष्प्रयोजन पत्र का कोई उत्तर भी नहीं हो सकता। लेकिन देखता हूं तो ऐसे प्रश्नहीन पत्रों के उत्तर की प्रतीक्षा बड़ी बेकरारी से की जाती है और उनका उत्तर भी सबसे लंबा दिया जाता है। 8-8 हजार, 10-10 हजार शब्दों में। ऐसे ही बेकार पत्रों से आदमीयता उतरता है, आदमी बिलख खिलता है, आदमी खुलता है। भू मिति की सार्थक रेखाएं बहुत खींची जाती हैं। ओवरसियर और इंजीनियर लोग कोई मकान बनाने से पहले उसका रेखा गणित बना लेते हैं। यह है सोद्देश्य और संप्रयोजन। लेकिन क्या वे सदैव ही ऐसी रेखाएं खींचते हैं? जब कभी मन उदास हो, दिल भरा हो, दिमाग खाली हो, मन कहीं हो, तन कहीं हो, ऐसी दशा में भी क्या वह सार्थक रेखाएं खींचता है? क्या करे मन जब नहीं तन, क्या करे तन जब नहीं मन। ऐसी दशा में वह कुछ अर्थहीन रेखाएं खींचता रहता है। कागज हुआ तो कागज पर, न हुआ तो जमीन पर। भाव भरा उर शब्द न आते, पहुँच न इन तक आंसू पाते। आओ तृण से शुष्क धरा पर अर्थ रहित रेखाएं खींचें। लेकिन कोई हृदयहीन ही इन रेखाओं को अर्थ रहित कहेगा। सार्थक रेखा है या लिपि है जो इन भावों को इतनी अधिक तीव्रता और गहराई के साथ व्यक्त कर सकने की सामर्थ्य रखती है। किसी की बेकार खींची हुई रेखाओं से उसकी तात्कालीन मनस्थिति का पता अच्छी तरह चल सकता है। सार्थक रेखाएं या तो त्रिभुज बनाएंगी या फिर किसी मकान अथवा पुल का मॉडल, आदमी नहीं। इसी तरह पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखकर किसी विद्यार्थी का वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता। उसे वह रखता है क्योंकि उसे रखना पड़ता है। इससे अधिक से अधिक यही पता चल सकता है कि उसका ध्यान पाठ्यपुस्तकों के संग्रह की ओर कितना है, परंतु उसका भीतरी रूप ही उस पुस्तकों के संग्रह से मालूम होता है कि जिन्हें पाठ्यक्रम की दृष्टि से बेकार कहा जाएगा। नियमों की सीमा से चलते हुए आदमी नहीं पहचाना जाता, नियमों को तोड़ने अथवा उसकी सीमा समाप्त होने पर पहचाना जाता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में सभी विद्यार्थी आदमी के रूप में बहुत कुछ एक से लगते हैं, परंतु उन ढांचों से बाहर निकलते ही अलग हो जाते हैं। कौन कहता है कि बेकार की पुस्तकें बेकार हैं? यही तो मानव के सच्चे रूप की पुस्तकें हैं। यही हालत है बेकार खर्च की। अगर कोई विद्यार्थी कॉलेज की फीस जमा कर आता है या पाठ्य पुस्तक खरीद लेता है अथवा कोई अध्यापक जीवन बीमा की किस्त जमा कर आता है तो उस खर्च से उसका कुछ पता नहीं चलता। मेस के बचे मासिक खर्च से किसी की जीभ का रहस्य नहीं खुलता। रहस्य खुलता है फुटकर जलपानों से। आदमी अपने फुटकर और निष्प्रयोजन योजनाहीन आकस्मिक व्यय से पहचाना जाता है। कभी चीज़ों के लिए सभी खर्च करते हैं। अक्सर बड़े बूढ़े
कभी कभी लड़कों के खाने खेलने की चीज़ें खरीद बैठते हैं और युवक कौतूहलवश अपनी प्रकृति की विरुद्ध वस्तुएं ले बैठते हैं। इनका पता यही खर्च का हिसाब बताता है। बहुत से लोग टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं, पर उससे उनकी नियमितता के सिवा कुछ नहीं मालूम होता। खुलते हैं वे उस समय जब वह अपने टाइम टेबल का बंधन तोड़ते हैं। विद्यार्थियों का स्वभाव पढ़ाई के बंधे घंटों में लगभग एक सा होता है, परंतु इसके बाद वे समय को जिस बेकारी और बेहिसाबी से बिताते हैं वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। यही हाल दफ्तर में खटने वाले क्लर्कों का है। अक्सर हम अपने कुछ बेकार कागज फाड़कर या तो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या खिड़की के बाहर या कमरे में ही। अगर कोई उन रद्दी कागजों को बटोर कर जांच करे तो वह आपके स्वभाव के विषय में बहुत कुछ अनुमान कर सकता है, रहस्य भी खोल सकता है। किसी समाज का पता उसके धनाढ्य व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को देखकर उतना नहीं चलता जितना उसके बेकार आदमियों को देखकर। बेकार घूमने वाले आदमी ही किसी समाज की व्यवस्था का सच्चा हाल प्रकट करते हैं। आज देश में लाखों किसान मजदूर बेकार पड़े हैं। कितने ही शरणार्थी आश्रयहीन अवस्था में घूम रहे हैं। बेकारी की दशा में लेखकों की कलमें शिथिल हो रही हैं, खून की स्याहियां सूख रही हैं, सांसों के तार तार हो रहे हैं। हिंदुस्तान इनमें छिपा है, इन अंधेरी घाटियों में जहां दिन नहीं आते, केवल रातें रहती हैं। उन अट्टालिकाओं और धवल सौंध शिखरों में नहीं जो भली भांति सोने की दमक में चमक में प्रकाशित हैं। इस समाज का चित्रण भी वही कलम करेगी जो किसी रुपए की गुलाम नहीं बल्कि बेकार पड़ी है। उन बेकारों के हुजूम की तरह जो उनके साथ चलती है, उनसे बोलती है, उनकी सुनती है। मगर मेरे दोस्त, तुम भी कहो शायद कि यह क्या गप हाँक रहा है। गप ही सही, गप पर भी क्या कोई व्यवस्थित बात कही जाती है। आज मेरी इच्छा थी कि तुमसे कुछ गपशप करूं। संभव है इससे मेरा कुछ अपमान खुल जाए। मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों रखूं और क्यों रखूं तुम्हें भ्रम में। मगर तुम्हारी भी असलियत का पता तभी चलेगा जब ऐसे बेकार निबंध को पढ़ोगे। अब इस निबंध का पाठन मैंने किया। इस निबंध में एक अवतरण है। आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार की बातों में खुलता है। नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उसका बनावटी या ऊपरी रूप ही दिखाई पड़ता है। लेखक इस अंश में यह समझाना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप अर्थात उसके आंतरिक एवं बाह्य मनस्थिति का ज्ञान हमें उस मनुष्य की बेकार की बातों में ही हो पाता है। नियमित अर्थात दैनंदिन कार्यकलापों एवं वार्तालापों द्वारा हम किसी भी मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का आकलन नहीं कर सकते। किसी भी मानव का नियमित जीवन एवं उसके द्वारा प्रस्तुत विवेकपूर्ण ढंग का वार्तालाप उस मनुष्य की वास्तविक मानसिकता आंतरिकता का दिग्दर्शन नहीं करा सकते। अर्थात किसी भी मानव द्वारा नियमित जीवन में किए गए क्रियाकलाप एवं उद्भूत वार्तालाप उस मानव के वास्तविक चरित्र से बेमेल भी हो सकते हैं। इस कारण उसके द्वारा बेकार समय में की गई बेकार की बातों में ही उस व्यक्ति का वास्तविक चरित्र झलक उठता है। उसके वास्तविक चरित्र का ज्ञान उसके द्वारा की गई बेकार की बातें ही करा सकती हैं। व्याख्या के लिए दूसरा अवतरण इस प्रकार है। किसी की बेकार
खींची हुई रेखाओं से उसकी तात्कालीन मनःस्थिति का पता अच्छी तरह चल सकता है। सार्थक रेखाएं या तो त्रिभुज बनाएंगी या किसी मकान अथवा पुल का मॉडल, आदमी नहीं। इस अवतरण में निबंधकार अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि किसी के द्वारा खींची गई बेकार रेखाएं ही उस व्यक्ति की आंतरिक मनःस्थिति का दिग्दर्शन कराती हैं। उस व्यक्ति की मनःस्थिति का ज्ञान हमें उन बेकार की रेखाओं से ही होता है। अर्थपूर्ण नियमित रेखाएं केवल मात्र त्रिभुज बना सकती हैं या फिर किसी पुल का मॉडल प्रस्तुत कर सकती हैं। वे कभी भी किसी मानव की आंतरिक मनःस्थिति, उसके वास्तविक विचारों का आकलन नहीं कर सकती। उनके द्वारा मानव का निर्माण कभी नहीं हो सकता। अब व्याख्या के लिए मैं तीसरा अवतरण प्रस्तुत करता हूं, जो कि इस प्रकार है। बेकारी की दशा में लेखकों की कलमें शिथिल हो रही हैं, खून की स्याहियां सूख रही हैं, सांसों के तार तार हो रहे हैं, हिंदुस्तान इसमें छिपा है। इस अवतरण में लेखक ने समाज में व्याप्त बेकारी, विशेषतया प्रबुद्ध लेखक समाज में व्याप्त बेकारी की ओर संकेत करना चाहा है। लेखक कहता है कि बेकारी की स्थिति में लेखकों की लेखनियों की स्याही सूख चुकी है, अर्थात वे स्तब्धता को प्राप्त हो चुकी हैं। लेखकों की सांसें तार तार हो रही हैं, अर्थात उनकी मानसिकता में कुछ सोचने या नवसृजन करने के लिए शेष बचा ही नहीं है। लेखक के अनुसार हिंदुस्तान का वास्तविक परिदृश्य इसी में झलकता है, इसी में दृश्यमान होता है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि लेखकों के पास अपने साहित्य सृजन के बदले जीवन यापन का कोई आधार ही दिख नहीं पड़ता है। वे पूर्णतया बेकारी अर्थात रोजगार विहीनता ही अनुभव करते हैं। व्याख्या के लिए प्रस्तुत अंतिम अवतरण इस प्रकार है। इस समाज का चित्रण भी वही कलम करेगी जो किसी के रुपए की गुलाम नहीं बल्कि बेकार पड़ी है। उन बेकारों के हुजूम की तरह उनके साथ चलती है, उनसे बोलती है, उनकी सुनती है। इस अवतरण में निबंधकार ने उस लेखक वर्ग के बारे में बताना चाहा है जो निर्धन समाज का प्रतिनिधित्व अपनी लेखनी द्वारा करता है, उनकी समस्याओं को उजागर करता है। वे कहते हैं कि गरीब निर्धन समाज की समस्याएं जहां अट्टालिकाओं जैसा धवल प्रकाश, अट्टालिकाओं जैसा सुंदर प्रकाश, सुखमय परिवेश नहीं, उनका उजागर वही निर्धनता से जूझ रहे लेखकों की लेखनी ही किया करती है। वह लेखनी किसी रुपए के अर्थात धन की दासी नहीं, वह तो निर्धन समाज के साथ चलती है, साथ देती है, उनकी सुनती है और उनकी व्यथाओं को प्रमुखता से प्रकाश में लेकर आती है। लेखक की वाणी इस निबंध में गरिमा में कहलाने के लिए योग्यता रखती है। धन्यवाद।